हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का। लेसन नंबर हमारा है 11। इससे पहले हमने 1 से 10 तक के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टरों का हमने वीडियो यानी कि उसके प्रश्न उत्तर और कहानी का भी वर्णन हमने किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और सारे वीडियो को देखिए। एग्जाम के जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सारे बातों को वहाँ पर बताया गया है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग लेसन 11th भोगे हुए दिन। लेखिका है मेहरून निशा परवेज। याद रखेंगे लेखिका का क्या नाम है, मेहरून निशा परवेज। उन्होंने एक लेखक की जीवनी, एक शायर की जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आई है और उन उतार चढ़ाव से जीवन में क्या उनको थोड़ा सा अफसोस महसूस होता है, इसी चीज को उन्होंने लिखा है भोगे हुए दिन। यानी उन्होंने जो शुरुआत की जिंदगी जिया, कोई शायर कोई लेखक, और आज उनकी स्थिति अवस्था खत्म हुई है और वो किस तरह से जीवन जी रहे हैं, इस पर उन्होंने लिखा है। शीर्षक से आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यानी आप जो हमें देख रहे हैं, जिस ऊर्जा से जिस चमक के साथ हम आज पढ़ा रहे हैं, शायद वो 30 35 40 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद शायद वह ऊर्जा और वह चमक, वो ताकत हम में नहीं रहे। ऐसा भी होगा, हर लोगों की जिंदगी में कमी आती है और आज जो आपको हम ऊर्जावान दिखाई पड़ते हैं, ऐसा हम आपको उस दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे। हो सकता है 20 वर्षों 30 वर्षों के बाद ठीक वही शायर के साथ होता है और उनकी जिंदगी में जो जो चढ़ाव उतार हुआ, इन सब को उन्होंने मेहरून निशा परवेज ने अपनी कहानी भोगे हुए दिन में लिखा है। चलते हैं, कहानी का सारांश तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें परीक्षा में लेखक परिचय से कुछ बातें पूछती है, तो उनको भी हम लोग बारी बारी से पहले देख लें, फिर आगे चलेंगे। देखिए, लेखक भोगे हुए दिन के जो लेखक हैं, उनका नाम है मेहरून निशा परवेज। जन्म उनका हुआ था 10 दिसंबर 1944। कब हुआ? 10 दिसंबर 1944। जन्म स्थल यानी उनका जन्म कहां हुआ था? तवेहला नामक एक जगह है, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक जगह है जिनका नाम है बालाघाट जिला। उसी जगह में यानी जिला में है वहला नामक स्थान, उन पर वहां जन्म उनका हुआ था। इनके पिता का नाम था ए एच खान। ठीक है, ए एच खान यानी समझ रहे हैं ना, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन सामाजिक काम से भी ये काफी प्रभावित रहे हैं। कौन? मेहरून निशा परवेज जो है सामाजिक कार्य करते हैं। और देखिए उनकी अभिरुचि किस किस में है। अभिरुचि का मतलब उनको मन किस काम में लगता था, तो सामाजिक सक्रियता। समाज में जो लोग होते थे, कोई गरीब आदमी, कोई पिछड़ा आदमी, किसी को कोई सता रहा है, ऐसे लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति सबसे ज्यादा रहती थी। बस्तर के आदिवासी और शोषित दलित जाति समुदाय के बेहतरीन लेखन और अन्य गतिविधियों द्वारा विशेष सक्रियता। यानी वहां पर दलित समाज को जो सताया जा रहा था, आपने सुना होगा, जो हमारे लेखक हैं, संविधान लेखक, यानी संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में ही हुआ था। नहीं, बड़ोदरा के वे रहने वाले थे। तो समझिए कि वहां जो मध्य प्रदेश है, वहां आदिवासी समाज या अन्य प्रकार के शोषित वर्ग जो थे, उनकी जो शोषण हो रहा था, उस शोषण के खिलाफ उन्होंने लिखने का काम किया, सरकार को जगाने का काम किया है। कौन? मेहरून निशा परवेज। यानी समाज में जो शोषित वर्ग थे, उनके प्रति सरकार को जगाया गया। किसके माध्यम से? लेख करके, लिख करके उन्होंने सरकार को जगाया। चलिए, उनकी गतिविधियां, उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो 1995 में चरारे शरीफ में हिंसा के समय गांधी शांति मिशन के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कश्मीर गई। ये तो थे कहां के? महाराष्ट्र के थे, यानी मुंबई, मध्य प्रदेश। और वहां से वो कहां चले गए हैं? 1995 के चरारे शरीफ में हिंसा के समय गांधी शांति मिशन, जो सांप्रदायिक सद्भावना हुई कश्मीर में, वहां गए। साहित्यिक सामाजिक सद्भाव के लिए लंदन, फ्रांस और रूस की यात्रा किए और इसके साथ वो कई सम्मेलन में भाग भी लिए हैं। कहां कहां गए थे? तो लंदन गए हैं, फ्रांस गए हैं, रूस गए हैं। किसके? तो साहित्यिक सामाजिक सद्भावना के लिए। उनको सम्मान कौन कौन मिला है? देखिए, उनको सम्मान यानी कि जो उन्होंने लिखा, लोगों की सेवा किया,
तो इस पर उन्हें भारत सरकार और अन्य प्रकार की जो सरकारें थी, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सरकार, उन्होंने कई सम्मान दिया है। एक उनका उपन्यास था कोरजा, याद रखेंगे, उनका एक उपन्यास है कोरजा। इस उपन्यास के लिए उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार जो है अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह जुबेद राष्ट्रीय पुरस्कार, वहां पर एक पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार जो है वो देती है। उनका नाम है महाराजा वीर सिंह जुबेद, पूरा नाम है। ये सम्मान किनको मिला है? तो महरुन्निसा परवेश को। किसके लिए? तो कोरजा उपन्यास लिखने के कारण, उपन्यास अच्छा था इसलिए। इसी उपन्यास यानी कोरजा उपन्यास के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान उनको मिला। हिंदी साहित्य सम्मान का भूषण सम्मान इनको मिला कोरजा के लिए ही। यानी दो सरकार, एक तो मध्य प्रदेश की सरकार दी, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार। अब आगे चलते हैं। 1995 में लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में जब वो भाग लिए तो वहां विशिष्ट सम्मान उनको मिला। विशिष्ट सम्मान का मतलब होता है कि उनको ऊंचा पद दिया गया। ऊंचा पद होता है ना, जैसे देखिए सभा में तो बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, लेकिन उनमें जो है उनको विशिष्ट स्थान देने का मतलब है कि उनको मंत्री पद पर समझिए क्या, या उस सभा का संचालन करने के रूप में इनको दिया गया था। तो ये उनमें भी इनको विशिष्ट स्थान मिला था वहां पर। 2003 में भारत भाषा भूषण सम्मान, देखिए 2003 में इनको क्या मिला? भारत की भाषा भूषण। यानी कहने का अर्थ जानते हैं, ये कई भाषा के जानकार थी, इन्हें कई भाषा की जानकारी थी। मैथिली जानती थी, मतलब वहां पर कई प्रकार के महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो जो भाषाएं बोली जाती थी, इन सब भाषाओं का जानकारी इनके पास था। तो इसीलिए इनको भारत भाषा भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 2003 में समरलोक संपादन के लिए श्री रामेश्वर गुरु पुरस्कार और 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकार से सम्मानित किया गया। देखिए एक लेखक को पद्मश्री सम्मान मिले या कोई भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति पद्मश्री सम्मान दे रहा है तो ये बहुत बड़ी सम्मान होती है, और मेहरुन्निसा को इनको मिला है, तो समझिए कि लेखन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आज हमें पहली बार उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन इन्होंने कई कहानियां, कई कविताएं इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेहरुन्निसा परवेश की। चलते हैं, इन्होंने कई संपादन भी किया है। समरलोक और त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किए हैं। संपादन समझ रहे ना, माने ये सब किताब जो छपती थी, मासिक हो, त्रिमासिक हो या साप्ताहिक पत्रिका होती थी, तो इसका भी उन्होंने संपादन किया, उनमें काम किया है। फिल्म के निर्माण और निर्देशन में इन्होंने काम किया है। लाजो बिटिया, याद रखेंगे, इनकी एक टेलीफिल्म थी। टेलीफिल्म का मतलब होता है 1 घंटे का फिल्म। ऐसे हम लोग सामान्य फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे का फिल्म होती है, लेकिन टेलीफिल्म जो होती है यानी शॉर्ट फिल्म इसको कह सकते हैं, वो कितने का होता है? 1 घंटे का। और वो फिल्म लाजो बेटिया में उन्होंने काम की थी। कौन? मेहरुन्निसा परवेश। मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से सटा हुआ है, थोड़ा सा पास में ही है, तो इनका आना जाना महाराष्ट्र से रहा है, लगाव रहा है, तो ये फिल्म में भी काम की है। किसमें? लाजो बेटिया में। इसके अलावा फिल्म है स्वतंत्रता संग्राम पर वीरांगना रानी की अवंतीबाई नामक फिल्म थी, मैंने वो धारावाहिक, उस धारावाहिक के निर्माता और निर्देशन का भी काम किया है। यानी इन्होंने खुद एक धारावाहिक बनाई। धारावाहिक समझ, टेलीविजन पर आप देखते होंगे बहुत सारा, जैसे कुमकुम धारावाहिक है, रहने वाली महलों की धारावाहिक है ना, जो कहानी के आधार पर दिखाई जाती है। तो उस आधार पर इन्होंने एक बनाई थी, कौन? स्वतंत्रता की वीरांगना रानी अवंतीबाई, याद रखेंगे। कौन, क्या नाम था उनका? वीरांगना रानी अवंतीबाई। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं इनको झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, है ना, ये सब क्या है? स्वतंत्रता के वीरांगना रानी थी। ऐसे ही एक अवंतीबाई वहां की है मध्य प्रदेश की, उन पर उन्होंने एक धारावाहिक भी बनाई थी। चलिए उनकी प्रमुख कृतियां, उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी कहानी उनकी है, तो याद रखेंगे। पहला है आंखों की दहलीज। उनकी पहली कहानी क्या है? आंखों की दहलीज। उन उसका घर, कोरजा, अकेला प्लास, समरांगा पासंग आदि, ये सब उपन्यास हैं। आंखों की दहलीज, उनका घर, कोरजा, ये सब क्या है? उनका उपन्यास है, जो प्रमुख उपन्यास। ऐसा नहीं कि इतनी उपन्यास लिखे, उन्होंने कई उपन्यास लिखा, उनमें ये उपन्यास सबसे प्रमुख है। आगे हैं आदम और हब्बा, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फल्गुनी, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, ढहता कुतुब मीनार, रिश्ते, कोई नहीं, अम्मा, समर, लाल गुलाब, मेरी, बस्तर की कहानियां आदि कहानी संग्रह हैं। ये सब कहानी संग्रह हैं, उनमें कई कहानियां लिखी गई है।
तो आपने क्या समझा कि उनकी कई उपन्यासें और कहानी भी प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको लेखक परिचय से जुड़ी हुई बातें समझ में आ गई होगी। लेखक का जन्म कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1944 को। इनके पिता का क्या नाम था? तो याद रखेंगे HN खान, AH खान। उनके जन्म स्थल कहाँ है? तबहला, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। और उनकी कुछ कहानियां हमने आप देखा, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें। अब हम लोग चलेंगे पाठ परिचय की तरफ। थोड़ा सा पाठ के जो प्रमुख बातें हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलते हैं हम लोग कहानी की बात देखते हैं। कहानी क्या है? भोगे हुए दिन। कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है थोड़ा सा देखेंगे। देखिए समीम जो देख रहे हैं आप, ये समीम कौन है? तो वहां लेखक के पास गए हुए एक व्यक्ति है जिन्होंने कहानी की प्रमुख पात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मुख्य पात्र कह सकते हैं। सांदा साहब, जिनकी जीवन की बातें इस कहानी में लिखी गई है। जावेद उनका नाती है। सोफिया उनकी नातिन है यानी नतनी है। और फातिमा उनकी विधवा बेटी का नाम है। इसके अलावे कहानी में एक और व्यक्ति हैं। कौन? तो सांदा साहब की पत्नी। ठीक है, कहानी शुरुआत क्या होती है समझते हैं। कहानी में शुरुआत होती है कि समीम नाम का एक व्यक्ति है। समीम नाम का एक व्यक्ति जो कहां गए हैं? सांदा साहब के घर गए हैं। जैसे टमटम यानी बगही जिसको कह सकते हैं, घोड़ा गाड़ी, जैसी रुकता है, सांदा साहब को ये दूर से ही देख करके पहचान लेते हैं कि वही सांदा साहब हैं। सांदा साहब भी समीम को देख करके पहचान लेते हैं कि ये तो समीम है। उठते हैं और एक दूसरे को गले लग जाते हैं। गले लगने का मतलब समझ रहे हैं ना, माने उनके स्वागत में जाते हैं और उठ करके, क्योंकि सांदा साहब ना बूढ़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके हैं। एक हाथ में छड़ी लिए हुए धीरे से अपनी खाट से उठते हैं और जाकर के समीम के गले लगते हैं। समीम देखता है कि सांदा साहब बहुत ही एकदम बूढ़े हो चुके हैं काफी, और उनकी शरीर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, कमजोर है। शांत बगल में सामने में एक पेड़ है। उस पेड़ के पास में कुछ लकड़ियों की ढेर है और उस लकड़ियों की ढेर में एक पेड़ से ही एक तराजू लटकी हुई है जो लकड़ी को तौलने के लिए। एक पलड़ा जो नीचे वाला है वो छांव में है और एक पलड़ा धूप में है जो उठा हुआ है। यानी एक पलड़ा पर ना बटखारा रखा होगा जिसके कारण नीचे होगा, और एक पलड़ा जो धूप में है वो ऊपर उठा हुआ है। अब ये छांव धूप क्या है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन ऊपर उठा हुआ है। वहीं पर एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल की है, जिसका नाम सोफिया है, वह वहीं बैठी हुई है लकड़ी बेचने के लिए। ठीक है, समीम जब वहां जाते हैं, सांदा साहब उसे पहचान लेते हैं और उसे कहते हैं चलो दरवाजे पर बैठो। जब वो दरवाजे पर बैठने के लिए जाता है, दरवाजे पर बैठने के लिए जाता है, तो इधर से यानी सांदा साहब आवाज लगाते हैं, बेटे जावेद, बेटे जावेद। जावेद घर से निकलता है। वो लड़का तकरीबन 10 साल का है। घर के बाहर एक पर्दा टंगा हुआ है दरवाजे पर। दरवाजे का पर्दा हटा करके वह बाहर निकलता है और सांदा साहब कहते हैं कि ये अटैची लो, समीम का अटैची है, और ये हमारे कमरे में रख दो। कहाँ रख दो? हमारे कमरे में। वह जावेद बैग लेता है अटैची और कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। ये देखते हैं वही पुरानी घर है। समीम जो है देखता है कि सांदा साहब का घर जो है वो पुराना है, पुरानी सीमेंट की बनी हुई है, प्लास्टर भी अच्छी नहीं है, कहीं कहीं झड़ चुकी है और घर की स्थिति अच्छी दिखाई से नहीं पड़ रही है। अब क्या होता है, इनको हालत को तो पता चल जाता है देखते ही कि घर की स्थिति दयनीय नहीं है। अब उन्हें इस बात का आश्चर्य क्यों होता है, सुनिएगा कहानी। ये सांदा साहब ना एक बहुत ही अच्छे उर्दू के शायर हैं, उर्दू की कविता लिखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध शायर। बहुत सारी इन्होंने कविताएं और शायरी भी उर्दू में लिखी थी। पूरे समझिए उस समय में मध्य प्रदेश में इनकी बहुत नाम सम्मान इज्जत था। यहां तक कि भारत सरकार के प्रसिद्ध लेखक उर्दू के शायर जो मोहम्मद इकबाल, जिसका नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाना आपने सुना होगा। ये राइटर जो हैं मोहम्मद इकबाल, उनसे इनकी अच्छी पहचान थी सांदा साहब का।
और सांदा साहब अपने जमाने में, जब वो जमाना था, जब इनका चल रहा था, तो मोहम्मद इकबाल और अच्छे अच्छे लेखक की जो गलतियां थी ये सांदा साहब निकाला करते थे। यानी जब वो लोग लिखते थे ना, तो सांदा साहब के पास आते थे और कहते, सांदा साहब देखिए कि इसमें ढूंढिए कि हमारी कोई गलती तो नहीं है। पब्लिश करने से पहले, लोगों के सामने पेश करने से पहले सांदा साहब के पास आते और कहते थोड़ा सा इसमें चेक चाक कर लीजिए कि कोई गड़बड़ी उड़बड़ी ना है ना। तो कई गड़बड़ियों को ढूंढ कर निकाल करके देते कि तुम्हारी ये गड़बड़ी है। ये सांदा साहब करते, किसके? मोहम्मद इकबाल के। और मोहम्मद इकबाल जो थे, इन्हें कई बार बुलाया करते थे अपने प्रोग्राम में। किनको? शानदार साहब को। कई पत्र लिख करके इनको भेजा करते थे, इनसे बातें चित हुआ करती थी। जब मुशायरे होता था, मुशायरे का मतलब वो कवाली जिसको आप कह सकते हैं, गान वादन जब होता था, तो शानदार साहब को कौन बुलाते थे? मोहम्मद इकबाल। उस इलाके में जब भी होता था कोई भी मुशायरे, तो शानदार साहब ना जाए मजा आता ही नहीं था। लोग च्वाइस करते थे, अरे यार बुलाओ शानदार साहब को। वो जब रहते हैं और उनकी गाना सुनता है, लोग मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसे ही थे ये सांदा साहब। यानी उस जमाने में इनकी नाम हैसियत चलती थी। हर एक प्रोग्राम में, हर एक कविता में सांदा साहब न हो तो फिर उस प्रोग्राम का मजा नहीं आता था। समीम जब अपने घर पर क्या करवाया है? मुशायरे करवाया है। तो सांदा साहब को बुलाया था और सांदा साहब के कई प्रोग्राम में समीम भी गया था। पहले जाता था, जब सांदा साहब का प्रोग्राम चलता था तो ये भी जाता था। और अंतिम बार जब समीम अपने यहाँ प्रोग्राम करवाया है मुशायरे, तो किसको बुलाया है? सांदा साहब को। यानी दोनों की मुलाकात तो केवल होती थी कहाँ? वो प्रोग्राम में, मुशायरे में ही होती थी। तो समीम को लगता था कि सांदा साहब इतने बड़े गायक हैं, इतने अच्छे उर्दू के लेखक हैं, अच्छी कविता लिखते हैं, तो इनकी हैसियत भी बड़ी बड़ी होगी, बड़े बड़े लोगों से पहचान होगा, इनका घर बड़ा होगा, अच्छी ओहदा होगी, घर में लोग बड़े बड़े माने पूरा हैसियत से होंगे। लेकिन जब उनके घर पर जाता है ना कौन? समीम, तो देखकर आश्चर्यचकित होता है, अरे यार हमने सोचा क्या था? हमने क्या सोचा कि सांदा साहब के पास अच्छी हैसियत होगी, गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, बड़े घर होंगे, लेकिन आज तो सांदा साहब के पास कुछ है ही नहीं। प्रोग्राम में उनको लगता था कि बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन समीम जब उनके घर जाता है तो देखता है कि कुछ है ही नहीं इनके पास। ऐसा इनका दिल जो है ना वो टूट जाता है समीम का। चलिए जो भी हुआ, वहां पर जाते हैं, उनका बैग रख दिया जाता है और ये यानी समीम जब अंदर जाता है तो वहां पर एक औरत है जो कपड़े धो रहे हैं। बाहर मिट्टी का जगह है, चापाकल के पास नलका है, नलके के पास ही वो धो रही है। ये सलाम करते हैं उनको, सलाम समीम करते हैं, तो वो पुराने औरतों की तरह शर्मा जाती है और शर्मा करके झट से उठती है और घर की ओर चल देती है। माने जबकि बूढ़ी हैं, शर्मा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहाँ चले जाते हैं? वो घर की ओर चली जाती है, घर के अंदर चली जाती है। लेकिन सांदा साहब कहते हैं, अरे क्यों शर्मा रही हो, क्यों भागी जा रही हो? ये तो अपना समीम है, नहीं पहचानती हो? वही मुशायरे वाले, जहां हम लास्ट लोग गए थे हम लोग प्रोग्राम में, वही हमारा समीम है ये। लेकिन फिर भी वो शर्म से वो वापस नहीं आती है। जिस चीज का शर्म हो उसको लगता होगा कि हम मतलब कपड़ा धो रहे हैं, इसका शर्म हो चाहे जिस कारण हो, वो अंदर चली जाती है। समीम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर जाने के लिए एक कमरा है, एक कमरे के बाद फिर एक कमरा, और उसी कमरे से फिर एक कमरा है। वो अंदर वाले कमरे सब है लकड़ियों के बने हुए। लकड़ी समझ रहे हैं उसको? समझिए आप हिसाब से छोटा घर नहीं। और एक सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है, वो भी लकड़ी का सीढ़ी है। यानी कोई घर बड़ा नहीं है, मात्र 3 कमरे हैं। और उन कमरे में, एक कमरे में किनका स्थान है? एक कमरे में किसका स्थान है? याद रखेंगे, एक कमरे में किसका स्थान? तो शमीम साहब का, ये सांदा साहब का है। सांदे साहब के कमरे में एक तिपाई है, टेबल नहीं कह सकते, 3 पौआ वाला कोई बर्तन जगह है, उसको टेबल ही समझिए। उसी पर उनकी अटैची रखी हुई है समीम का। सांदा साहब उनको कमरे में रख करके, किनको? समीम को अंदर ले जाता है और रख देता है, और वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं, समीम अटैची खोलता है, सोचता है थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा बदल लेते हैं, तब आगे। जैसे ही वो कपड़ा बदल करके तैयार होते हैं, सोचते हैं कि किधर जाएं, किधर वॉशरूम होगा, किधर क्या होगा, पता नहीं। उधर से जावेद आता है, लड़का 10 साल का है लड़का। वो कहता है कि देखिए बगल में ही क्या है वो, बाथरूम उसको कह सकते हैं, बाथरूम है, आप वहां जा सकते हैं। वहां जाते हैं, जब वो खड़े होते हैं
तो बाथरूम का जो घेरा है वह ऐसा है कि आधा ऊपर दिखाई ही पड़ता है, माने छोटा सा ही घेरा है। बैठ करके आप काम कर सकते हैं, खड़े होंगे तो आपकी बॉडी आधा दिखाई पड़ेगी। सामने कई खेत हैं, जानवरें हैं, सब दिखाई पड़ रही है। यानी उनकी घर की स्थिति समझिए तो बिल्कुल ही दयनीय है। ये समीम देख करके थोड़ा सा महसूस कर लेता है कि जब जिनके घर का बाथरूम स्नान घर में आधा ही शरीर ढक जाता हो, समझ लीजिएगा उन घर की क्या स्थिति होगी। माने नीचे का भाग मतलब नहीं दिखाई पड़े, ऊपर का भाग दिखाई देता है। जाते हैं वहां से फ्रेश होकर के आते हैं, तौलिया बदलते हैं। अब ये कौन शानदा साहब जो हैं वो आकर के बाहर फिर से बैठ जाते हैं और समीम कपड़ा बदल करके और बाहर निकलते हैं और जाते हैं वही लड़की जो बैठी हुई थी कहाँ, पेड़ के पास। उस पेड़ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा क्या नाम है? तो कहते हैं सोफिया। पढ़ती नहीं हो? तो नहीं, मम्मी ही पढ़ा देती है, मम्मी घर पर ही पढ़ा देती है। और जावेद है सो? हाँ वो जाता है, तीसरी क्लास में पढ़ता है और वो स्कूल जाता है। अभी स्कूल का समय नहीं हुआ, वो नहीं जा रहा है। और इधर क्या है कि सोफिया और जावेद की माँ जो है क्या नाम है उनका, फातिमा, जो सांदा साहब की बेटी है, उनके पति मर चुके हैं। तो दोनों बेटा बेटी के साथ वो कहाँ रह रही है? सांदा साहब के ही यहाँ रह रही है, उन्हीं के घर पर। लेकिन अपने भोजन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए फातिमा जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है, प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम करती है। साथ ही साथ वहां से वो जब आती है, लौटती है, तो फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जाती है। आती है और कहाँ जाती है? ट्यूशन। मैंने समय उसके पास कम है, घर के काम उससे भी पूरा नहीं होता है, उनका जुगाड़ा नहीं हो पाता है, सांदा साहब का भी कुछ चल नहीं रहा है। तो लड़की जो छोटी सी है वो सोफिया क्या करती है? लकड़ी बेचती है। ये सब बात वो कह रही थी कि मम्मी आती है कन्वेंट से तो जाएगी फिर पढ़ाने के लिए, तब तक हम इधर लकड़ी बेचते हैं। उसी समय दो बच्चे लकड़ी लेने के लिए आ जाते हैं। सोफिया उठती है, 7-8 साल की होगी, 6 या 7 साल की होगी। वह देखिए उठती है कुर्सी से और झट से क्या करती है, लकड़ी उठा उठा करके और वो तराजू पर चढ़ाने लगती है। और समीम उसे गौर से देखता है, कहता देखिए परिस्थिति किस तरह लड़की को एक निपुण बना दिया है। जिस उम्र में इसे पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में इसे खेलना चाहिए, आज कितनी निपुणता के साथ वो लकड़ी बेच रही है, कितनी बारीकी से काम कर रही है। देखिए इस बात में वो डूब जाते हैं समीम। लड़की तो अपना काम कर रही है, लेकिन समीम उस चीज को देख करके डूब जाता है कि जिस उम्र में उसको क्या करना चाहिए, पढ़ने जाना चाहिए, खेलने का उम्र था, उस उम्र में क्या कर रही है? नहीं। और जावेद जो है ना घर का काम कर रहा है, जावेद 10 साल का है तो अपनी नानी के साथ वह घर का काम कर रहा है। और ये सांदा साहब तो बूढ़े हैं, उनसे कुछ होता नहीं है, इसीलिए वो बाहर में बैठे हुए थे। ये सब होती है कहानी। फिर देखते हैं समीम कि फातिमा आती है, 3 गुलाब हाथ में रखे हुए थी, 3 गुलाब का फूल। प्राइवेट स्कूल से जब लौटती है तो 3 गुलाब था और 3 गुलाब ले जा करके और जो समझिए देवता घर समझिए चाहे जो, उसमें जा करके वह रख देती है, खोस देती है और फिर वापस चली जाती है कहाँ? कन्वेंट पढ़ाने के लिए। इधर जावेद घर का काम निपटा करके और वो चला जाता है कहाँ? स्कूल। वो कहाँ चला जाता है? स्कूल चला जाता है। अब घर का काम फिर आगे का कौन करे? तो देखिए सोफिया वहां से उठ करके लकड़ी बेचना आ जाती है घर में और सांदा साहब चले जाते हैं कहाँ? लकड़ी बेचने के लिए। इस बीच में कहानी थोड़ी सी होती है, समझिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा फोन भी कर रहा। तो बता रहे थे क्या होता है कि जावेद जो है, जब समीम घर में था तो जावेद आता है और सोफिया से कहता है कि देख सोफिया, बगल वाली मासी के यहाँ से जो है हमें लाना है 2 अंडे और नानी बोली है 50 पैसे दो, जल्दी से निकल। नहीं, देखिए सोफिया वो 7-8 साल की लड़की है, वो पैसे वाला जो बौगली था ना, जिसको जेबी कह सकते हैं आप, जेबी को वो कस के पकड़ लेती है कि जावेद कहीं छीन ना ले जबरदस्ती, इसीलिए वह पकड़ लेता है। नहीं, कहता है हम नहीं देंगे पैसा विसार। वो कहता है कि नानी बोली है कि रात की सब्जी के लिए अंडा लाना है, इसलिए 2 पैसा ले आते हैं, लेकिन वह देती नहीं है। वहां पर कहानी खत्म हो जाता है। अब क्या होता है समझिएगा, लड़का जावेद स्कूल चला गया, सोफिया उठकर आ गई घर में, घर का काम कर रही है अब नानी के साथ में। इनकी माँ जो है फातिमा कहाँ चली गई है? ट्यूशन करने चली गई, पढ़ाने चली गई है। और सांदा साहब उठ करके लकड़ी के पास जाकर के बैठ गए हैं कि कोई ग्राहक आए
देखिए सब काम अपने अपने कर रहे हैं, सबका काम अलग अलग है या सब बखूबी निभा भी रहे हैं। जैसे जावेद घर में था तो सोफिया कहाँ थी, लकड़ी के पास। और सोफिया आई घर तो जावेद गया स्कूल और सांदा साहब गए, ठीक है ना। यानी सब लोग जितने भी हैं अपने अपने कामों को बखूबी से निभा रहे हैं। इस समीम देखते हैं और कहते हैं घर के एक एक सदस्य अपने अपने कामों को बखूबी निभा रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। अब क्या होता है देखिए, अब थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद समय थोड़ा सा व्यतीत होता है, जावेद स्कूल से भी आ जाता है। तब तक इधर हैं सांदा साहब, वही बाहर के जो बरामदे हैं उसी पर एक बिछावन लगी हुई है, उसी पर बैठ जाते हैं। अब बैठ करके समीम भी वहीं पर बैठा हुआ है और सांदा साहब कहते हैं जावेद से कि जावेद कुछ नाश्ता उस्ता ले आओ। इनके लिए नाश्ता लाया जाता है, किनके लिए, समीम के लिए। और समीम के लिए जो नाश्ता आता है उनमें बिस्कुट है, जो भी होता है। लेकिन कहते हैं कि देखो जो कश्मीर वाला अखरोट है ना, कश्मीर वाला अखरोट वो थोड़ा सा नानी से मांग लो। समीम नाश्ता का प्लेट रख देता है और जाता है कहाँ, नानी के पास। जावेद जाता है किसके पास, नानी के पास। समीम कहते हैं कि लगता है ना कि पहले से निकाल कर रखा गया हो, माने वो कहने गया नहीं था, समझिए लाने गया था, माने गया तुरंत प्लेट लेकर के आ गया। यानी कहने का अर्थ है कि सांदा साहब की जो पत्नी थी वो अखरोट पहले से अलग से निकाल के रखी हुई थी, ये गया और झट से लेकर के आ गया, इसका मतलब वो पहले से निकाल के रखी हुई थी। सांदा साहब कहते हैं समीम से कि हमारी हैसियत कहाँ है ये अखरोट खिलाने और खाने की, ये तो हमारे एक पहचान वाले हैं जो कश्मीर में रहते हैं और वही जो है कभी कभी भेज दिया करते हैं, वही वाला है, ठीक है। समीम बैठते हैं, पूछते हैं सांदा साहब से क्या आजकल मुशायरे में नहीं जाते क्या। तो सांदा साहब ना मतलब भरी आवाज से, माने गहरी आवाज से वो कहते हैं कि आजकल लोग मुझे बुलाते कहाँ हैं, आजकल मुझे बुलाते कहाँ हैं। पहले जितना हमारी जो थी हैसियत अब वो रही नहीं। किसी प्रोग्राम में पहले जाते थे लोग, उन्हें उनके यहाँ पहले से नंबर लगा रखता था कि सांदा साहब को बुलाना होगा तो पहले से आप नंबर लगाइएगा तब उनको मौका मिलेगा आने का, नहीं तो नहीं मिलता था। लेकिन आज मुझे कोई बुलाता भी नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग तो नंगे हो गए हैं, यानी हमारी हर स्थिति से खराब हो चुकी है। सरकार भी जो वृद्धा पेंशन है ना वो भी नहीं देता है समय से, सही से 100 रुपया उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। ये कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी बेचते थे सांदा साहब, अब आयुर्वेदिक दवाइयां भी बिक्री क्या हो गई है, कम हो गई। अंग्रेजी की दुकानें खुल गई तो अंग्रेजी दवा लोग खाता है, कौन खाता है आयुर्वेदिक दवाइयां, नहीं, किसको विश्वास आयुर्वेदिक। वही कहते हैं कि कुछ पुराने लोग जो हमारे जान पहचान के हैं, पुराने लोग 2-4 लोग वही आयुर्वेदिक दवाइयां ले जाते हैं। अब दवाई भी पहले जैसी नहीं बिकती, यानी उनकी पूरी हैसियत समझिए अपनी बता देते हैं। ना तो उनका अब कोई उर्दू का शायरी चलता है, ना मुशायरे चल रहा है, और ना ही वृद्धा पेंशन आ रही है, और ना ही उनको क्या हो रहा है, जो दवा बेचते थे वो दवा बिक रही है, ये कहते हैं। यानी समीम को ये सारी बात बताते हैं, समीम को समझ में आ जाता है कि वो क्या है वहां की स्थिति। उस समय वहां पर गली में ना, माने वहां जहां रहते थे सांदा साहब, उस गली में बीड़ी बनाने का उद्योग चलता था। बीड़ी का जहां तहां देखिएगा तो पत्ते का ढेर लगा रहता था, ठीक है ना। लेकिन इनके घर में वो भी काम नहीं चल रहा है, बीड़ी उद्योग भी नहीं चल रहा था। सांदा साहब जाते हैं, एक पुराने बक्से निकालते हैं और पुराने बक्से में से कुछ चिट्ठियां निकालते हैं, पुरानी पुरानी चिट्ठियां जो उनको भेजा गया था, किसके द्वारा, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आपने अभी क्या पढ़ा, इकबाल जो अच्छे गायक थे, नहीं, और वो भारत सरकार का एक प्रसिद्ध समझिए गायक बन चुके थे, उनके द्वारा जो चिट्ठियां इनको भेजी गई थी वो समझ याद के रूप में वो रखे हुए थे। वो ला करके दिखाते हैं और पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखिए हमें तो उस समय ही मर जाना चाहिए जिस समय हमारी नाम हैसियत थी। यानी कहने का अर्थ है कि जब दुनिया देश हमें प्रेम दे रहा था, मान सम्मान दे रहा था, अगर शायद हम उस समय मर जाते तो आज हमें ये दिन देखने का नहीं मिलता क्या। यानी कि तब अगर मर जाते तो लोग क्या कहता, अरे वाह क्या गायक था सांदा साहब, क्या उर्दू के शायर थे। एक एक शायर ऐसे बोलते थे कि पूरा सभा क्या हो जाता था,
झूम उठता था। लेकिन वो दिन जब बीत गया तो आज यही शायर का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि जब आपको किसी से प्रेम हो और प्रेम के दौरान जब वो मर जाए तो फिर वो ज्यादा यादगार हो जाता है कि भाई चलो वो तो प्यार करता था इस तरह से। सांदा साहब वही वहां पर कह रहे हैं कि अगर उस दिन हम मर जाते तो शायद आज हमें इस दिन को देखने का नहीं मिलता। उतना मान सम्मान उस समय मिल रहा था, आज उन्हें लोग मान सम्मान नहीं दे रहा है। यही याद उन्हें बार बार आ रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है भोगे हुए दिन। कहानी का नाम क्यों पड़ा समझ गए ना, कि सांदा साहब को जो उस समय प्रेम इज्जत मिलता था, कहीं भी उनको जाना होता था, कहीं भी उनको जाना होता था सभा में, तो उनके लिए पहले इनको बुकिंग होता था कि भाई सांदा साहब को बुलाना है तो 10 दिन पहले, 15 दिन, महीना दिन पहले आपको उनका साटा बुक करना होगा, तब वो आ पाएंगे। और आज इनको महीनों से कोई मुशायरे में बुलाता भी नहीं है, और घर की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए लेखिका ने इसका नाम क्या रखा, भोगे हुए दिन। तो हमारे ख्याल से आपको ये कहानी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से बना लेंगे। नहीं तो हमने देखा लेखक परिचय और पाठ परिचय। तो आशा करते हैं आपको ये सब कहानी अच्छी लगी होगी, अब समझ ही रहे हैं। बाकी तो आप अपने बुद्धिमान हैं, लाइक बाकी सब देख लेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कल लेके आएंगे क्वेश्चन।